नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत परेशानी है हर राजनेता के लिए। पहले जैसा 2014 और 2019 जैसा सीन नहीं है। वो प्रचंड हिंदुत्व, वो सेना के ऑपरेशन, वो बॉर्डर पे एक्टिविटी, अब दोबारा सीन क्रिएट होना मुश्किल है। हिंदुत्व की वो चाशनी भी इतनी उबल उबल के बासी हो चुकी है कि उस पर अब 2 वक्त की रोटी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। राज्यों के समीकरण इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान से खेल चल जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। सबसे बड़ी परेशानी यह कि साहिब के लिए साधारण बहुमत से 20 सीटें ज्यादा चाहिए। आप सोचो ना कि 272 270 सीटें आ जाएंगी और मोदी जी इतने आराम से प्रधानमंत्री बन जाएंगे और फिर वो इतनी डिक्टेटरशिप चला लेंगे, इतना धमका लेंगे, राजनाथ को धमका लेंगे, गडकरी को धमका लेंगे। ये संभव नहीं होगा। इसके लिए उन्हें 300 से ऊपर फिर जाना होगा। अगर मोदी जी को यही टोन रखनी है कि उनकी आंखों से राजनाथ सिंह डर जाएं, उनकी आंखों से नितिन गडकरी डर जाएं, शिवराज सिंह चौहान डर जाएं, येदियुरप्पा डर जाएं, योगी आदित्यनाथ डर जाएं, तो सीटें 300 से ज्यादा चाहिए। मगर समस्या ये है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो साहिब को बहुत परेशान कर रहे हैं। एक मुश्त 80-90 सीटों का नुकसान होता हुआ सबको दिख रहा है। और ऐसे में वो नेता जो साहिब के निशाने पे रहे हैं, वो नेता जो साहिब की वजह से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भी पीछे रह गए हैं, वो नेता जिनकी लेग पुलिंग की गई है, उनका गठजोड़ अब क्या गुल खिलाएगा? क्या अपने ही प्यादे शतरंज की विसात पर कुछ और मोहरा चल देंगे? क्या वजीर बादशाह को मात दे देगा? ये समझना अब मुश्किल हो गया है। साहिब के अपने लोग एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको एक एक नेता की कहानी बताऊंगा। वो नेता जो साहिब के लिए परेशानी बन सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। दरअसल लोकसभा चुनावों में अब सिर्फ 13 महीने का समय बचा, यानी 1 साल 1 महीना। लेकिन साहिब सच में बहुत परेशान है। इतने परेशान कि उन्हें देवताओं का देवता कहने वाले उनके हिमाचल वाले टास्क मास्टर नड्डा जी भी उनकी परेशानी दूर नहीं कर पा रहे, और ना ही गांधीनगर वाले चाणक शाह साहब अपना कौशल दिखा पा रहे। अब ना तो पटना वाले बॉस उनके साथ हैं और ना ही मातोश्री वाले बॉस मतलब ठाकरे साहब। दोनों अब विपक्षी महागठबंधन में जमे हुए हैं। एक तो दोस्त आगे निकल गया, वो जाति जनगणना करवा रहा है, और दूसरे ने शतरंज की चौसर पर मराठी अस्मिता को गुजरात लॉबी के सामने खड़ा कर दिया है। मगर साहिब की समस्याएं इतनी नहीं है, बल्कि अब तो उनको घर में भी अपने प्रतिद्वंदी नजर आने लगे हैं। कुछ प्रतिद्वंदी तो कुछ उपेक्षित सहयोगी। तो आज मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले बताया, कि साहिब के कुछ प्रतिद्वंदियों और उनके उपेक्षित सहयोगियों की। एक एक करके मैं आता हूं। ये साहब जो दिख रहे हैं, इनका नाम है BS येदियुरप्पा। कुछ ही महीनों में ये अपना कौशल दिखाने वाले हैं कर्नाटक के चुनावों में। अभी आपने कर्नाटक चुनावों की वो तस्वीर देखी होगी जब साहिब येदियुरप्पा के सामने पूरी तरह से झुके हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि बात जब झुकने झुकाने की चल रही है, तो जरा पिछले साल योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह की वो तस्वीर याद कर लीजिए। वो तस्वीर जब नीतीश कुमार बॉस के सामने, साहिब के सामने ऐसे ही झुके हुए थे। फिर क्या हुआ था, ये सब आप जानते हैं। लखनऊ में नीतीश बाबू ने साहिब को झुककर सलाम किया और 4 महीने बाद हमेशा हमेशा के लिए सलाम कर दिया। रास्ता अलग कर लिया, राहें जुदा कर ली। स्वाभाविक है कि ऐसे मौकों पर जब साहिब खुद येदियुरप्पा के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हों,
तो येदियुरप्पा को भी लखनऊ वाली घटना जरूर याद आ रही होगी, जब नीतीश कुमार साहब के सामने ऐसे ही झुके थे। लिहाजा कर्नाटक भाजपा के सबसे जनाधार वाले नेता को, येदियुरप्पा को, अपने सामने साहब का झुकना और उनके झुकने के पीछे का मकसद ये जरूर समझ आ गया होगा। उन्हें समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाते हुए साहब ने कहा था बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और 48 घंटे बाद उनको हटा दिया गया था। ये इसलिए भी समझ में आ गया होगा क्योंकि जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे तो साहब उनके सामने झुके नहीं थे, और अंततः उनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। और अब जब येदियुरप्पा साहब खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में सिर्फ लिंगायत वोटों के लिए उनके सामने झुकने का खेल ना सिर्फ येदियुरप्पा बल्कि पूरा कर्नाटक बखूबी समझ रहा है। 25 सीटें झोले में पड़नी मुश्किल नजर आ रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं। दूसरे नेता शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। याद कीजिए 2013 का वो दौर, 2013 जब भारतीय जनता पार्टी की गोवा कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। उस कार्यकारिणी बैठक में मोदी जी को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी नाराज होकर दिल्ली में बैठे लाल कृष्ण आडवाणी ने एक धमाका कर दिया। आडवाणी जी ने पूरी मीडिया के सामने खुलेआम कह दिया था जो प्रदेश सदियों से विकसित है, यानी गुजरात, उसके विकास का ढिंढोरा तो कोई भी पीट सकता है, लेकिन एक पिछड़े प्रदेश को आगे लाने का जो काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। उस दौर में आडवाणी के इस बयान को मोदी के सामने शिवराज को खड़ा करने की कोशिश के रूप में भी देखा गया। शिवराज उस समय मोदी जी से कई पायदान आगे दिखते थे। उनके पास मुख्यमंत्री के बनने से पहले 5 बार का लोकसभा का अनुभव भी था, जो मोदी जी के पास नहीं था। वो पिछड़े वर्ग से आते थे और उन पर दंगों या सांप्रदायिकता का कोई आरोप भी नहीं था। लेकिन अब उन्हीं शिवराज सिंह चौहान के लिए मार्गदर्शक मंडल में जगह तलाशी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश के हालात अब ऐसे बन गए हैं कि यदि शिवराज को हटा दिया गया तो कर्नाटक से भी बुरे हालात में पार्टी पहुंच सकती है। अब ऐसे में साहब करें तो क्या करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी डूबी तो फिर मध्य प्रदेश के इलेक्शन का कबाड़ा, यही बड़ी मुसीबत है। बिना शिवराज के सिंधिया की दावेदारी को कैसे रोका जाएगा? साफ साफ कहें तो बुआ और भतीजे यानी वसुंधरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को एक साथ नाराज नहीं किया जा सकता, और शिवराज सिंह चौहान भी साहब की इस मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गडकरी और राजनाथ सिंह से भी दोस्ती शिवराज सिंह चौहान निभा रहे हैं। और साहब को समझ में आ रहा है, साहब को समझ में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो उपेक्षा की गई, बार बार ये संदेश दिए गए कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बढ़ाया जा रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान अगर कुछ सीटें कम रह गई तो एक बड़ा खेल खेलने को तैयार है। और इन सब में सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ, देश भर में हिंदुत्व का प्रचंड चेहरा। यहां उत्तर प्रदेश का मामला और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का हर चौथा सांसद उत्तर प्रदेश से जीता था, जबकि 2019 में हर 5वां सांसद यूपी से जीता था। ऐसे में बाबा की नाराजगी उठाना बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बाबा बने रहे तो पिछड़ों और दलितों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी मुद्दा गरमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों में संदेश दे रहे हैं, और खासकर जब जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार को यूपी में लाने की तैयारी में लगे दिखते हों। पिछले दिनों लल्लन सिंह आए थे और खुलेआम सपा के समर्थन की बात की थी। वैसे भी यूपी का वोटर बहुत होशियार माना जाता है, खासकर पिछड़े वर्ग का वोटर, क्योंकि वो अब तक इस बात को भूल नहीं पाया है कि किस प्रकार सिराथू में ठाकुर वोटरों ने केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए हरवा दिया
कहीं वो जीत कर योगी जी की राह में रोड़ा ना बन जाएं। आज भी संघ और भाजपा के कई अंदरूनी सूत्र दावा करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की हार से योगी मोदी जी की मजबूरी बन गए हैं। और केशव मौर्य को ये टीस है, दर्द है। पिछले दिनों केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का चार्टर में बैठे हुए है एक फोटो वायरल हुआ। वो फोटो ने कई संदेश दे दिए, चर्चा कर दी। गडकरी आया, उन्होंने कह दिया योगी की तुलना कृष्ण से कर दी, और अगले दिन प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को तलब कर लिया। ये कहानी है, लेकिन ये मजबूरी, योगी जो मजबूरी है, अब ये महा मजबूरी बनती नजर आ रही है। खासकर तब जब पिछड़े वर्ग के बीच मंडल चेतना एक बार और उभर कर सामने आ गई है। दलित अब लाभार्थी चेतना से बाहर निकल रहा है। ब्राह्मण मजबूरी में भाजपा को वोट दे रहे हैं। ऐसे में साहब के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो योगी जी को हटाकर ठाकरों की नाराजगी और एक उग्र हिंदुत्व वाली लाइन की नाराजगी ले लें, जो बहुत भयंकर हो सकती है, या फिर योगी को बनाए रखकर पिछड़ों की नाराजगी मोल ले लें। यानी शेर की सवारी हो गए योगी आदित्यनाथ। बहुत मजे के साथ सवारी की थी, लेकिन अब उनसे पीछा छुड़ाना साहब के लिए बहुत मुसीबत भरा हो गया है, क्योंकि एक हिंदुत्व का ब्रांड चेहरा बन चुके हैं। अब 2022 की विधानसभा चुनाव वाली परिस्थिति भी नहीं है कि यादवों का कथित डर दिखाकर पिछड़ों को समाजवादी पार्टी से दूर कर दें। अब पिछड़ों को स्पष्ट दिख रहा है कि चूंकि अखिलेश यादव अभी प्रधानमंत्री पद की और सीएम की रेस में नहीं है, लिहाजा अब यादवों से कौन सा डर। आखिर अखिलेश 30-40 सांसद लेकर दिल्ली चले भी जाते हैं तो वो किसी कुर्मी, किसी मौर्य, किसी राजभर को ही तो अपनी पार्टी से मंत्री बनवाएंगे, जैसे मुलायम सिंह बेनी बाबू को बनवाते थे। इन सब परिस्थितियों में योगी जी अब साहब के गले की हड्डी बन गए हैं। वो बहुत अनुशासित भी नहीं माने जाते, उग्र स्वभाव के हैं। वो हटाए जाने पर विजय रूपाणी की तरह चुप रह जाएंगे, ये संभव नहीं। और उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी है। उनकी सब टीम कहती है कि योगी से बेहतर प्रधानमंत्री भला कौन। लिहाजा वह लोकसभा में 1999 के कल्याण सिंह वाला गेम भी कर सकते हैं। इन सब वजह से साहब योगी से बहुत परेशान है, लेकिन योगी अब उनकी रीछ से बाहर है। और अब बात उन दो नेताओं की जो साहब की कुर्सी पर सीधे नजर गड़ाए बताए जाते हैं। पहला नाम नितिन गडकरी। गडकरी साहब की पहचान सरकार के हर दिल अजीज मंत्री के रूप में है। इतने हर दिल अजीज कि विपक्षी सांसदों की मांग को भी वो बिना किसी भेदभाव के मान लेते हैं और सबका काम करते हैं। वैसे भी संघी होने के बावजूद कॉमरेड एवी वर्धन के करीबी रहे हैं और उनको अपना हीरो भी मानते रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलना तो उनका नैसर्गिक गुण है। मौजूदा दौर में पूरे देश में उनकी लोकप्रियता भी साहिब से कम नहीं है। यहाँ तक कि चाय पान की दुकान पर भी लोग उनके काम की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं कि सरकार में यही तो एक आदमी है जो पूरे देश के बारे में सोचता है। ऐसे में साहब को लगता है कि अगले चुनाव में मामला यदि 190 से 210 के बीच निपटा तो फिर पार्टी की सरकार भी बन जाएगी। मगर साहब और उनके दोनों टास्क मास्टर नड्डा जी और अमित शाह जी मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए जाएंगे। इसलिए चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि कहीं गडकरी का टिकट ही ना काट दिया जाए। उनके गृह राज्य महाराष्ट्र में वैसे भी पार्टी की हालत बहुत खराब है, और ऐसे में यदि गडकरी का टिकट कटा तो स्वाभाविक रूप से वे सत्ता की रेस में पिछड़ जाएंगे। यानी साहब हम नहीं तो पार्टी में कोई नहीं का नीति का भी अनुसरण कर सकते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। 1996 में लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 161 एमपी बन लाई थी, जरूर बन गई, लेकिन बहुमत से 111 सीटें दूर थी। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने कॉमरेड सुरजीत साहब के संयुक्त मोर्चे को समर्थन दे दिया, कहा कि आप बनाइए। संयुक्त मोर्चे ने वीपी सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बनाना तय कर लिया, लेकिन वो पीछे हट गए। फिर ज्योति बसु को नाम तय हुआ तो उनकी पार्टी की पोलित ब्यूरो ने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। ऐसे में कहा जाता है कि अपनी पार्टी के महाराष्ट्र के अति महत्वाकांक्षी नेता शरद पवार को नहले पर दहला देने के लिए नरसिंह राव ने जनता दल के नेता और दिग्गज समाजवादी प्रोफेसर मधु दंडवते को पीएम बनवाना चाहा। इसलिए पीएम बनवाना चाहा क्योंकि उनके महाराष्ट्र से होने के कारण शरद पवार का ग्लैमर अपने आप कम हो जाता और नरसिंह राव के सामने से एक बड़ी चुनौती खत्म हो जाती।
मगर नियति है, तकदीर है, अफसोस है कि मधु दंडवते उस लोकसभा चुनाव में अपनी रजापुर सीट विशेष सेना नेता सुरेश प्रभु से हार बैठे। लिहाजा संयुक्त मोर्चा और खुद सिद्धांतवादी दंडवते ने भी उन्हें पीएम बनाने पर विचार नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि आज तक महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। यशवंतराव चव्हाण और शरद पवार बनते बनते रह गए। महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि अगर ताकत रही तो गडकरी शायद इस बार रेस में आगे आ जाएंगे। ये किस्सा इसलिए आपको बताया मैंने क्योंकि गडकरी का टिकट काटकर उन्हें लोकसभा तक ही नहीं पहुंचने देने की जो कथित कोशिशें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इसे आप समझ सकें। अब बात एक ऐसे नेता की जो बैकरूम पॉलिटिक्स में पूरी भाजपा में सबसे उस्ताद माना जाता है। मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब रह चुका है। पार्टी के बाहर दोस्ती यारी ऐसी कि मुलायम सिंह से लेकर शरद पवार तक, नीतीश से लेकर ममता बनर्जी, मायावती और केसीआर तक सबसे इनके गहरे रिश्ते रहे हैं। खुद साहब को 2013 में गुजरात से दिल्ली लाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तब यही पार्टी अध्यक्ष थे, लेकिन अब साहब को इनसे भी खतरा नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह के बारे में एक बात राजनीतिक गलियारों में अक्सर चलती रहती है कि 2019 में जब दोबारा पूरे बहुमत की सरकार बनी तब चर्चाओं के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह धारा 370 में संविधान और कानून को ताक पर रखकर छेड़छाड़ के इच्छुक नहीं थे। उन्हें पता था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जाएगा और यदि वहां गड़बड़ हुई तो पूरी राजनीतिक जिंदगी पर एक बदनुमा दाग लग जाएगा। वैसे मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। नतीजा यह हुआ कि बॉस ने इनसे होम मिनिस्ट्री लेकर अमित शाह को दे दी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बना दिए गए, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय से रुखसत किए जाने पर भी कभी जबान नहीं खोली। मगर अब साहब को लगता है कि जो ताकत गडकरी की है वही राजनाथ सिंह की भी है। राजनाथ सिंह तो हिंदी भाषी इलाके से भी आते हैं, लिहाजा यूपी, बिहार, अपने ससुराल झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, इन सब राज्यों की सियासत के नब्ज को भी बखूबी समझते हैं। ऐसे में चुप रहकर तमाशा देखने वाले राजनाथ सिंह को बॉस बहुत भरोसे का मान नहीं सकते। वैसे भी कहा जाता है कि दो लोगों की लड़ाई में अपना गेम बनाने की कला में राजनाथ सिंह का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। याद कीजिए वो दौर जब अटल जी और कल्याण सिंह के झगड़े में कैसे राजनाथ सिंह ने अपने लिए मुख्यमंत्री पद का जुगाड़ कर लिया था। याद कीजिए जिन्ना विवाद का आडवाणी बनाम संघ का झगड़ा जब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष आडवाणी की जगह खुद के लिए अध्यक्ष पद का जुगाड़ उठा लिया था। यानी वो अपना जुगाड़ बिठाने की कला में उस्ताद बताए जाते हैं। अब ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी बनाम योगी या मोदी बनाम गडकरी के माहौल में वे अपना जुगाड़ बिठाने की कोशिश से पीछे हट जाएंगे। इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखते हुए साहब खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस राजनीतिक दौर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि शतरंज की बिसात पे कौन सा मोहरा चला जाए कि सामने वाले का वजीर और बादशाह दोनों मार दिए जाएं। होगा क्या, मैं आपको बताता रहूँगा। आप राजनीति की खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM। यही चैनल है जहां आपको खरी खरी साफ साफ बातें सुनने को मिलेगी। कुछ और राज्यों में चैनल हमारे 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। इन राज्यों की खबरें देखना हो तो उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया।